truth, courage, honesty. दोस्तों, मैं आपका होस्ट साहेब खान आपके सामने हाजिर हुआ हूं आज कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ में, कुछ मुद्दों के साथ में। आज हम रोज जैसी कोई खबर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो वक्ती तौर से उठते हैं और फिर कहीं खत्म हो जाते हैं, वो उन्हें फिर कहीं दफन कर दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ रही है और कैसे राज्य के प्रयास इस दिशा में सहयोगी बन रहे हैं। हमारी जो पहली खबर का विषय है, हालिया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े। भारत में 2019 से 2021 के दौरान राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मिला डेटा दिखाता है कि महिलाओं की संख्या 1020 प्रति 1000 पुरुष है। जी हाँ, ये आंकड़े भारत में जेंडर संतुलन में हो रहे बदलाव की ओर इशारा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए, ये संतुलन और भी बेहतर है, जहां 1037 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ये अनुपात घटकर 985 हो जाता है। हालांकि जन्म के समय का सेक्स अनुपात चिंता का कारण बना हुआ है, जिसमें 929 लड़कियां प्रति 1000 लड़के हैं। ये दर ये इंगित करती है कि सेक्स चयनात्मक प्रथाएं अभी भी जारी हैं। 2011 की जनगणना की बात करें तो तब ये आंकड़ा 943 महिलाओं का था। भारत में पितृसत्ता, पुत्र की प्राथमिकता और दहेज प्रथा जैसे कारणों के चलते महिलाओं की संख्या में कमी आई थी। इसके बावजूद सरकार ने एक मोटो दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पीसीपी एनडीटी अधिनियम जैसे पहल कर रही है ताकि इस असंतुलन को रोका जा सके। तो कुल मिलाकर भले ही जेंडर अनुपात में सुधार हो रहा हो, लेकिन हमें इस दिशा में और अधिक प्रयास करने हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हम राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे बदलावों पर निगरानी एनजीओज कर रही हैं और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं वो इसके ऊपर निगरानी कर रही हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये बेसिकली जो हमारी कंट्री में, हमारे मुल्क में जो ये रेशियो है, ये ऐसा है क्यों। इसकी स्टार्टिंग होती है फीमेल इन्फेंटिसाइड से, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या। भारत और चीन, जहां हर साल तकरीबन 2 मिलियन बच्चियों का गुम होना दर्ज किया जा रहा है, इसके पीछे की परंपरा और आधुनिक नीतियों के प्रभाव हमें इस ओर ले जाते हैं। भारत और नेपाल में लंबे समय से सामाजिक नीतियों और पारंपरिक धारणाओं के बदलते बेटे को वसीयत दी जाती है। भारत में दहेज प्रथा और संपत्ति में महिलाओं की घटती हिस्सेदारी भी इसके प्रमुख कारण हैं। अल्ट्रासाउंड की तकनीक ने इस समस्या को और गहरा कर दिया है, जिससे लिंग निर्धारण के बाद गर्भपात के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन और साउथ कोरिया में भी इसको कन्फ्यूशियन सिद्धांत के अनुसार पुरुषों को महिला से ऊपर माना जाता है। एक समय पर चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया था। हालांकि चीन ने स्थिति को सुधारने की प्रयास किया है। साउथ कोरिया ने परंपरागत सोच में बदलाव लाकर इस मुद्दे पर काफी हद तक काबू पाया है। जहां महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है, वहां का अनुभव दिखाता है कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति और कमाई की क्षमता बढ़कर इस प्रकार की समस्याओं को काबू किया जा सकता है। जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, ये समय की मांग है कि हम इस मामले को गंभीरता से लें और आवश्यक कदम उठाएं।
अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और ये रिपोर्ट है सन 2021 की, जो काफ़ी अखबारों में जैसे द हिंदू टाइम्स और बहुत सारे जिसमें जो रेफरेंसेस हैं, और ये मुद्दा जो है संसद में भी रखा गया था। ये मुख्य खबर थी, उस समय 13,13,000 लड़कियां और महिलाएं गायब हुई थी। इस घटना में सबसे ज्यादा मामला मध्य प्रदेश से सामने आया था। इसके अनुसार सांसद में जानकारी दी गई, सुरक्षा के लिए कई पहल की गई हैं। 2019 से 2021 के बीच देश भर में 13.13 लाख लड़कियां और महिलाएं गायब हुई हैं। अब सवाल यह है कि उससे बाद की रिपोर्ट अभी कोई अवेलेबल नहीं है, और वो एक मुद्दा उठा था, उसके ऊपर कुछ दिन कार्रवाई की गई, लेकिन कार्रवाई क्या हुई उसका अभी तक कोई जो है हमारे सामने रिजल्ट नहीं है। सब किसी के सामने भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। जैसे कि आपको बताया कि आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है। 13,13,000 से भी महिलाओं का, से ज्यादा भी महिलाओं का गायब होने की खबर सरकार ने संसद में पेश की। इसमें बहुत सारी जो मदद की वो गैर सरकारी संगठनों की मदद भी दी गई। गवर्नमेंट ने उसमें, सरकार ने उसमें अपील भी की। महिलाओं के लिए हॉटलाइन सेवाएं, सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना मुख्य। इसके अलावा पुलिस और कानूनी प्रक्रियाओं में सुधार की कोशिश भी की जा रही है। जनता को जागरूक करने के लिए भी कई अभियानों का आरंभ हो चुका है, जो चल रहा है कंटिन्यूअसली। और पहले से फिगर्स में फर्क आया या नहीं, ये अभी तक कोई रिपोर्ट ऑन वेबसाइट, ऑन गवर्नमेंट पोर्टल अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे इन 13,13,000 लड़कियों में से, जिसमें एक रिपोर्ट और लगाई गई थी द हिंदू में ही बाद में, के कुछ तो इसमें ऑनर किलिंग, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये समाज के उन कड़वे वास्तविकताओं में से है जिसका सामना हमें करना पड़ रहा है, और इसको कहा जाता है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग, जिसे शेम किलिंग भी कहा जाता है, परिवार की इज्जत बचाने के लिए की जाने वाली निर्मम हत्या है। इसमें ज्यादातर पीड़ित महिलाएं होती हैं, परंतु पुरुष और कुछ मामलों में एलजीबीटीक्यू समुदायों के सदस्य भी इसका शिकार होते हैं। अब थोड़ा सा इसकी गहराई में जाते हैं। हालांकि ये मामला उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा में अधिक देखने को मिलते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में भी इसके मामले दर्ज हो रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक में 7 मामले रिपोर्ट हुए हैं। ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये हाल फिलहाल सितंबर की ही बात है जो ये रिपोर्ट सामने आई हैं, जो ये दर्शाते हैं कि ये समस्या पूरे देश में फैल रही है। ऐसे मामलों में अपराधियों को किसी प्रकार का गिल्ल नहीं होता है। ये घटनाएं समुदाय के लोगों से समर्थन प्राप्त करती हैं। यानी अगर किसी एक समुदाय की लड़की दूसरे समुदाय के लड़के से शादी कर लेती है, तो उसमें जो है उसको ऑनर किलिंग के नाम पर उसको मार दिया जाता है। अपनी इज्जत के खातिर किसी की जान ले ली जाती है, और उनको लगता है, किसी की जान लेकर उनको ये महसूस होता है कि उन्होंने इज्जत बचा ली। अपराधी गर्व और उसमें गर्वित महसूस करते हैं, और उसके अंदर वो अच्छा महसूस करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनर किलिंग पर विशेष कानून की कमी है। इसकी वजह से अपराधियों को कैसे लाभ हो रहे हैं। ऑनर किलिंग में, भारत में ऑनर किलिंग को लेकर कोई विशेष कानून नहीं है, जिसके चलते ये अपराध भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के वर्ग में आते हैं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कृत्यों को क्रूर और शर्मनाक हत्या के रूप में वर्णित किया था। क्या वाकई ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर दंड पर्याप्त है या नहीं? इस गंभीर मुद्दे पर हमारी सरकार और समाज क्या कदम उठा सकते हैं? अगर आपके आसपास इस तरह की कोई घटना घटती है,
तो ये हर मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वो सबसे पहले नज़दीकी थाने को सूचना दे, और अगर उस पर कोई एक्शन नहीं होता है तो उच्च अधिकारियों को। और अब तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम ट्विटर हैंडल से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से अपनी बात को रख सकते हैं। और अगर इस तरह की सूचना कोई दी भी जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन से कहा जाता है तो वो आपकी पहचान को भी गुप्त रखते हैं। इसी के साथ एक और आज ही कल ही की ताज़ा खबर है कि मेरठ में जो मेरठ मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर एक महिला बैठी हुई है कुर्सी पर, और उस बैठाकर ही उसको ऑक्सीजन लगा दी गई। जबकि मेडिकल कॉलेज के अंदर बताया गया है, आज की न्यूज़पेपर में बहुत से न्यूज़पेपर्स में ये खबर है कि वहाँ पर बेड्स अवेलेबल थे। तो बात यहाँ आती है कि ऐसी लापरवाहियाँ क्यों हैं? ये डॉक्टरों की लापरवाही है, स्टाफ की शॉर्टेज है, या हमारे क्षेत्र के, हमारे मेरठ के या कहीं के पर भी ऐसा हो रहा है? वहाँ के जो सीएमओ है, सर्कल मेडिकल ऑफिसर, वो इन सब बातों के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, तो एक आम आदमी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? एक वृद्ध औरत एक कुर्सी पर बैठी हुई है और उसको वहीं पर ऑक्सीजन लगा दी जाती है। इसके बाद में जो है एक मुद्दा और सामने आया है, और मामला है बरेली का। ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली मैं इसलिए इनको मैंने एक ही टॉपिक में कंक्लूड करने की कोशिश की है कि जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो डॉक्टर्स से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कहीं कहीं अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, या जिनको हम रूरल एरियाज कहते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं जो अभी भी ये बता देते हैं शायद कि बेटा है या बेटी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैदा होने के बाद में बेटियों की हत्या कर देते हैं, जैसे कि एक प्रथा थी पहले, जो यहाँ लगभग पूरी दुनिया के अंदर ही बंद कर दी गई है, और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी है और कानून भी है। लेकिन मुद्दे इसलिए दब जाते हैं क्योंकि कोई आवाज़ नहीं उठाता है। तो एक और चीज़ सामने आई है, ये भी हमारे जो है ना मेडिकल विभाग से जुड़ी हुई है, और ये आज के दैनिक भास्कर की एक बड़ी स्टिंग ऑपरेशन, बड़ा अच्छा स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने किया है, जिसकी मैं सराहना करूंगा पूरी दैनिक भास्कर टीम को, और ख़ासतौर से उन लोगों को जिन्होंने स्टिंग किया है। जहां पर, और उसकी वीडियो अवेलेबल है, आप सभी लोग देख सकते हैं, और न्यूज़पेपर में है, ऑनलाइन ऐप पे भी अवेलेबल है, कि किस तरह से जो सुनील नामक व्यक्ति है वो कह रहा है कि 30 से 40 लाशें जो हैं वो बिक जाती हैं। वहां पर एक पुलिसकर्मी भी मौजूद है जिससे वो बात कर रहा है, और उसने कहा कि हम अपने एसएचओ साहब से हम खुद बात कर लेंगे। तो क्या यह अंक तस्करी है? अब वो 13,13,000 लड़कियां कहाँ गायब हुई हैं, ये किस ओर इशारा देता है? और औरतों का यानी लड़कियों का ग्राफ किस लिए कम है, ये इस ओर इशारा देता है। इसी के साथ कहने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन अगली रिपोर्ट में और बहुत सारे तथ्यों के साथ में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट साहिब खान। धन्यवाद।